तो मैं अमित कुमार आज फिर से ट्रेडमार्क एजेंट 2027 सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेके आ गया हूँ। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जब हम फाइल करते हैं तो जब एग्जामिनर जो उसे एग्जामिन करता है तो उसके पास कौन कौन से रीजंस होते हैं या ग्राउंड्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो उन्हें रिजेक्ट मार सकता है, उन्हें कैंसिल कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल जो है 3 सेक्शंस हमारे ट्रेडमार्क एक्ट में दे रखे हैं, जिसमें ये बता रखा है कि ये जो है रीजंस हैं जिनके बेसिस पे किसी भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया जा सकता है। तो पहला जो सेक्शन है सेक्शन 9 है, फिर सेक्शन 11 है और सेक्शन 13 है। हम एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में ये सारे के सारे सेक्शन देखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फोकस करेंगे सेक्शन 9 में, जो कि एब्सोल्यूट ग्राउंड। सेक्शन 11 जो है वो है रिलेटिव ग्राउंड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रिलेटिव ग्राउंड में क्या है कि आपको किसी ना किसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा इन रिलेशन विद रिलेटिव, जबकि सेक्शन 9 जो है वो एब्सोल्यूट ग्राउंड है। उसमें आपको किसी भी ट्रेडमार्क से कंपैरिजन नहीं करना है। जो भी आपका ट्रेडमार्क है वो इन इटसेल्फ, उसके पास क्या एबिलिटी है, हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे। जब भी सेक्शन 11 में हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि वो दूसरों के कंपैरिजन में क्या उसमें रीजंस हैं कि जिससे कि वो रिफ्यूज हो सकता है। ऐसे सेक्शन 13 में हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन से ऐसे केमिकल वर्ड्स है जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने जिन्हें बोल रखा है कि ये इनका नेम है, तो वो नेम सबके लिए ओपन है कि हर कोई यूज कर सकता है। अगर कोई उसे मोनोपोली करके ट्रेडमार्क कराने की कोशिश करेगा तो वो उसे नहीं मिलेगा। तो लेट्स गो विद द एब्सोल्यूट ग्राउंड कि है क्या ये। एब्सोल्यूट ग्राउंड में जो हमारा सेक्शन 9 है उसमें 3 सब सेक्शन है, जिसमें कि टोटल ओवरऑल आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या-क्या ग्राउंड्स हैं। तो इसमें पहला जो है सेक्शन 1 जो है वो ये बताता है कि अगर कोई भी वर्ड ऐसा है जो कि लैक करता है डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब अपने आप में वो वर्ड ऐसा है कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स के लिए या पर्टिकुलर गुड्स के लिए वो जो है एक्ट नहीं कर पाएगा डिस्टिंग्विश करने में, डिफरेंशिएट करने में एक प्रोप्राइटर के गुड्स से दूसरे प्रोप्राइटर के सिमिलर गुड्स को। और इसके बाद जो सेक्शन सबसेक्शन 2 है उसमें ये समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जो कि प्रोहिबिटेड हैं, भले ही उनमें डिस्टिंक्टिवनेस हो या ना हो, वो अलाउड ही नहीं है आप उनका ट्रेडमार्क ले सकें। फिर थर्ड जो सबसेक्शन है हम उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो शेप ऑफ गुड्स है, जैसे कि हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि शेप ऑफ गुड्स भी ट्रेडमार्क लिया जा सकता है। तो उसके लिए क्या ग्राउंड्स है कि किस केस में हम कौन सा शेप ऑफ गुड्स जो है हम ट्रेडमार्क नहीं ले सकते हैं और कौन सा ले सकते हैं। चलिए लेट्स गो विद लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। तो सेक्शन 9(1)(a) जो है ये सबसे मेजर सेक्शन है, जो कि ये बताता है कि आप किस क्या कहते हैं कौन से वर्ड जो हैं वो एलिजिबल है, कौन से वर्ड जो एलिजिबल नहीं है। तो पहले ये मैं बता दूं कि सेक्शन जो 1(a) है वो ये बताता है कि कोई भी वर्ड जो ऐसा है जिसके अंदर की क्वालिटी ही नहीं है, जिसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि वो डिस्टिंग्विश कर सके अपने आप को दूसरों के गुड्स से। और इससे समझ में नहीं आ रहा इतना ज़्यादा मतलब क्या है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि कुछ वर्ड्स इतने ज़्यादा कॉमन होते हैं पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स के लिए, पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए, कि हाँ उन्हें यूज़ ही नहीं किया जा सकता एज ए ट्रेडमार्क। क्योंकि ट्रेडमार्क का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो दो ही है, जैसे कि हमने आपको बताया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएट कर सके दूसरे से, डिस्टिंग्विश कर सके दूसरे से। अगर वो वर्ड के अंदर एबिलिटी ही नहीं है तो वो वर्ड ट्रेडमार्क मिल ही नहीं सकता है। तो हम अगर आ जाएं डिस्टिंग्विशनेस को लेके, तो डिस्टिंक्टनेस को दो तरीके की बांटा गया है। एक होता है इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस, जैसे कि कोई वर्ड है वो अपने आप में ही उसके अंदर एबिलिटी है कि डिफरेंशिएट कर सकता है वो। पर जैसे कि मैंने कुछ बताया कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स के लिए नहीं माना जाता कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपने आप को, या ओवरऑल भी होल किसी भी क्लास गुड्स और सर्विसेज हो उनके लिए माना ही नहीं जाता है कि ये इनके अंदर डिस्टिंक्टिवनेस है। ऐसे जो वर्ड्स हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि वो एक्वायर भी कर सकते हैं डिस्टिंक्टिवनेस। तो पहले हम ये देखते हैं कि इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस जो है
उसके लिए कोई भी एविडेंस, कोई भी यूज, सेकेंडरी मीनिंग, किसी चीज की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही पर्याप्त है, अपने आप में ही वो एबल है कि वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे फैंसीफुल मार्क्स होते हैं, वो मेड अप वर्ड्स होते हैं, वो आसानी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आप किसी को कंफ्यूज नहीं कर सकते वो। वैसे आर्बिट्रेरी मार्क्स हैं, आर्बिट्रेरी मार्क्स भी क्या कहते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है क्योंकि वो उस गुड्स से और सर्विसेज से वो कहीं भी रिलेट नहीं करते हैं, तो इसलिए वो वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं। वैसे सजेस्टिव मार्क्स हैं, सजेस्टिव मार्क्स जो है वो थोड़ा बहुत रिलेट तो करते हैं, पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है तभी आप पता कर पाएंगे कि हाँ ये उस गुड्स से रिलेटेड हो सकता है। इफ एंड बट की सिचुएशन होती है तो वो यूज कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्टिव मार्क्स होते हैं जिनके अंदर इनहेरेंट एबिलिटी बहुत ही वीक होती है, इसलिए वो अलाउड ही नहीं हो पाते। पर ऐसे वर्ड्स जो कि डिस्क्रिप्टिव हैं या जेनरिक मार्क्स हैं, जिनके अंदर एबिलिटी ही नहीं है, बहुत ही कम एबिलिटी है, ऐसे मार्क्स के लिए हम क्या करते हैं, अगर एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस अगर उनके अंदर आ सकती है तो हम उन्हें बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव एंड एक्सक्लूसिव यूज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सटेंसिव एंड एक्सक्लूसिव यूज की वजह से, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं वो बिकॉज ऑफ यूज जो है क्या कहते हैं ट्रेडमार्क बन जाते हैं। तो वैसे ही ये भी कोई भी ट्रेडमार्क वर्ड जो है वो बिकॉज ऑफ इट्स यूज एक सेकेंडरी मीनिंग प्राप्त कर लेता है, कि जब लोग उसे सुनते हैं तो ये नहीं सोचते कि इसका जो मेन मीनिंग है वो है, ये उनके दिमाग में ही सीधे यही आता है कि ये जो है कोई ब्रांड है, कोई ट्रेडमार्क है। जैसे कि अगर मैं बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल दूं, तो बजाज, जैसे कि आपने ट्रेडमार्क सुना है, तो बजाज वैसे तो एक सरनेम है, अगर आप नॉर्मली सुने तो आपको लगना चाहिए कि यार बजाज सरनेम है, पर आप ऐसा नहीं सोच पाते। सॉरी गाइस, और आपके दिमाग में ये चीज नहीं आती कि बजाज सरनेम है, क्योंकि बजाज ने अपने यूज की वजह से, एक्सटेंसिव यूज की वजह से पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन बना दिया है कि जब भी वो वर्ड आएगा तो आपका दिमाग में वही जाएगा, बजाज स्कूटर्स होते हैं या बजाज की और भी चीजें आने लग गई हैं, तो वो चीजें आपके दिमाग में आती हैं। तो वही है कि कोई भी अगर डिस्टिंक्टिव वर्ड नहीं है, जिसके अंदर इनहेरेंट एबिलिटी नहीं है, वो भी एक्सटेंसिव यूज की वजह से मतलब डिस्टिंक्टिवनेस प्राप्त कर सकता है और ट्रेडमार्क उसे मिल सकता है। ये डिस्टिंक्टिवनेस आती कैसे, जैसे मैंने बताया, एक तो एक्सटेंसिव यूज हो गया, प्रमोशन जो होता है, एडवर्टीजमेंट जो होता है उसकी वजह से आती है, मार्केट में रिकॉग्निशन होता है, रेपुटेशन बनती है, सबको पता चलता है, इतनी सारी जनता को, उसकी वजह से आती है। तो इसके लिए आपको एविडेंस देने पड़ते हैं, सेल्स फिगर देने पड़ते हैं, मार्केट शेयर बताना होता है, कंज्यूमर सर्वेस करने होते हैं। ये सारी चीजों की मदद से आप ये बता सकते हो कि ये इसके अंदर एक एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस है। तो हम बताएंगे इसी में ही, सेक्शन 9 में एक प्रोविजो है जो कि बोलता है कि अगर कोई भी इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है किसी के अंदर, अगर किसी के अंदर इनहेरेंट नहीं है, तो तब भी उसे मिल सकता है बेस्ड ऑन द एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस। तो हम देखेंगे इस चीज को आगे। तो सेक्शन 1A में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि मार्क विच आर डिवॉइड ऑफ एनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर और नॉट कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग, तो उन्हें अलाउ नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ जेनिक वजह चेयर है, अब आप चेयर आपको बेचना है, तो चेयर ट्रेडमार्क आप नहीं ले सकते ना, चेयर ट्रेडमार्क आपको अलाउ नहीं होगा। वैसे ही अगर आप कोई सर्विस है या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सोफा या फर्नीचर का, तो आप सोफा मेकर आप अपना नाम नहीं रख सकते, क्योंकि ये चीज हर कोई यूज करेगा ही ना, जब भी अपना कोई भी बिजनेस करेगा तो आप फिर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए अलाउड नहीं है, क्योंकि सोफा मेकर डिस्क्राइब कर रहा है, चेयर बहुत ही जेनरिक वर्ड है। और वैसे ही नेम, जैसे मैंने आपको बताया, नेम जो है, वैसे तो हमने देखा था कि नेम भी लिखा हुआ है मार्क की, जब हमने डेफिनेशन देखी थी कौन कौन सी चीजें जो कि मार्क के अंदर आती हैं, तो हमने उसमें देखा था कि नेम भी हम कहते हैं ट्रेडमार्क ले सकते हैं, पर नेम में इनबिल्ट डिस्टिंक्टिवनेस नहीं होती है, इनहेरेंट नहीं होती है, तो बाय यूज वो मिल सकता है, बाय यूज जो है हम उसको ट्रेडमार्क ले सकते हैं। या फिर हम एक और केस में ट्रेडमार्क ले सकते हैं कि हम उसका लोगो बनाए कोई, और वो ऐसा यूनिक लोगो हो, बिकॉज ऑफ दैट लोगो उसके अंदर डिस्टिंक्टिवनेस आ जाए। तो वर्ड मार्क तो नहीं ले पाएंगे हम उसका, पर शायद लोगो मार्क हमें मिल सकता है नेम के केस में भी, जो कि जेनरिक होते हैं। तो इसलिए वर्ड तो जेनरिक है, पर लोगो जो है उसके अंदर एक यूनिकनेस आ सकती है, एक डिस्टिंक्टिवनेस आ सकती है इनहेरेंट। तो इसलिए कोई भी कॉमन वर्ड्स अलाउड नहीं। अब इसके बाद जो दो सबसेक्शन है, बी एंड सी, वो इसी को ही एक्सप्लेन करते हैं आगे, कि वो, जैसे कि अब मैं देखता ही हूँ, दिखाता ही हूँ आपको।
जैसे कि अब ये कहता है कि कोई भी वर्ड जो कि ऐसा है जो कि इंडिकेट करे, और ये इंडिकेशन एक्सक्लूसिव होना चाहिए, कि एक्सक्लूसिवली इंडिकेट करे उसकी क्वालिटी को, क्वांटिटी को, पर्पस को, जोग्राफिकल ओरिजिन को, या फिर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को उस गुड्स की, जो जिसके लिए वो यूज होने वाला है, जिस गुड्स पे, तो उसको भी हम नहीं यूज कर सकते। जैसे कि मान लीजिए प्योर, अगर प्योर वर्ड जो है अगर गुड्स में हो, जिस जिस तरीके गुड्स जो है, जैसे कि आपका हनी हो गया या फूड प्रोडक्ट हो गया, जहाँ पे प्योरिटी एक कंसर्न रखती है, तो वो हम उसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो प्योर वर्ड जो है हर कोई किसी को कहते हैं ये राइट रहेगा कि वो उसे यूज कर सके, तो इसके अंदर एक इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है इस वर्ड के अंदर, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है उस गुड्स को, तो इसलिए वो सब नहीं मिल सकते। वैसे ही एक क्या कहते हैं, कोई भी जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि ये जो सेक्शन है इसमें जो भी इंडिकेट करता है उसे नहीं मिलता। इसी के अंदर ही आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल ओरिजिन भी दे रखा है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो इसे डिफाइन कर रही है तो वो यूज़ नहीं हो सकती। पर हमको एक ये मालूम होना चाहिए कि एक डिफरेंट आईपी है जो कि है जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसमें हम यूज़ करते हैं और ओरिजिन वाली सिटी को या स्टेट को या किसी भी चीज़ को एज ए इंडिकेशन कि वो कहाँ से ओरिजिन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं एक उसमें प्रॉपर्टी है। तो वो एक्ट भी अल्टीमेटली रिस्ट्रिक्ट करता है कि ऐसी जगहों का नाम कोई और यूज़ कर पाए जो कि वहाँ पे नहीं बना रहा उस चीज़ को। हम आगे एक वीडियो में स्पेशली देखेंगे कि जीआई पहले क्या कहते हैं ये ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर ही आता था, फिर बाद में जब इसको एक्नॉलेजमेंट मिला तो इसके लिए एक अलग एक्ट बना दिया गया। इसी तरीके से जो इसका सबसेक्शन सी है वो ये कहता है कि अगर कोई भी वर्ड है, मान लीजिए कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, कुछ डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं, पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉन डिक्शनरी वर्ड्स हैं, तो वैसे वर्ड भी जो कि नॉन डिक्शनरी हैं पर वो उसी वर्ड को ही डिफाइन करते हैं जो कि डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। तो कस्टमरी वर्ड हो गया, कॉमन वर्ड हो गया लैंग्वेजेस में जो कि अभी यूज हो रहा है, खास करके ट्रेड प्रैक्टिसेस में, तो उस वर्ड को भी कोई कहते ट्रेडमार्क नहीं मिलता है। जैसे कि इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो GR32 राइस है, अगर लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा जानते होंगे, जो जीरा 32 के नाम से जानते हैं। तो जीरा 32 जो है, जो राइस को यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ राइस है जिसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, तो इसलिए राइस के लिए ये वाला वर्ड ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है। वैसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका शुगर केन हो गया, तो ग्रेड ऑफ शुगर केन के पर्टिकुलरली कुछ नाम यूज होते हैं, तो वैसे वर्ड्स जो हैं आप नहीं यूज कर सकते। ऑब्वियसली जब आप इसे अपोज करेंगे इस बेसिस पे कि कस्टमरी वर्ड है या कॉमन वर्ड है, तो आपको एविडेंसेस दिखाने पड़ेंगे जिसमें कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ट्रेड प्रैक्टिस में ये चीज आ चुकी है, तो इसलिए ये चीज नहीं मिलनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। नहीं, अभी रुकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसमें एक्सेप्शन क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी वर्ड अगर जिसके अंदर इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है उनको भी ट्रेडमार्क मिल सकता है, दो कंडीशंस में। एक कि उनके अंदर एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस हो, सीधा सा मतलब सेकेंडरी मीनिंग उनका आ गया हो, अब लोग उससे क्या कहते हैं वो वर्ड की तरह नहीं लेते हैं जो कि उसका पहला प्राइमरी मीनिंग था, बल्कि वो इस तरीके से लेते हैं कि कोई एक ब्रांड है, जैसे कि टाटा है, बजाज है, जैसे मैं बताया ये नेम है, पर अब इनको क्या कहते हैं एक ब्रांड की तरह लिया जाता है, तो ये इसलिए मिल सकते हैं। और इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई भी नाम हो या ऐसी चीजें जो कॉमन वर्ड हो उनको एक्वायर करना पड़ता है डिस्टिंक्टिवनेस। किस वर्ड को कितना टाइम लग सकता है ये वेरी कर सकता है, पर कुछ वर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जिनको जो कभी भी एक्वायर ना कर पाए डिस्टिंक्टिवनेस, एग्जामिनर के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, जैसे एक शिमला वाला केस था, तो कोर्ट ने बोला कि शिमला जो है इतना ज्यादा कॉमन वर्ड है या इतना बड़ा फेमस वर्ड है कि इससे कभी भी सेकेंडरी मीनिंग एक्वायर नहीं कर सकता ये। ऐसे ही बहुत सारी फेमस जगह हो सकती है, जैसे दिल्ली हो गया या फिर बनारस हो गया, तो शायद ये कभी भी डिस्ट्रिक्टनेस ना ले पाए, ऐसा हो सकता है। वैसे अगर कोई ट्रेडमार्क है, वेल नोन ट्रेडमार्क है, तो ऐसी वेल नोन ट्रेडमार्क को भी क्या कहते हैं, उनके लिए ये जो प्रोविजन है सेक्शन 9(1)(a) का, वो प्रोविजन जो है काम नहीं करता है। सेक्शन 9 पूरा ही काम नहीं करता है, और उन्हें क्या कहते हैं इस बेसिस पे रिफ्यूज नहीं किया जाएगा कि वो डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है उनके अंदर। और ये दोनों चीज जो है डिस्टिंक्टिवनेस और ये वेल नोन जो कैरेक्टर है,
वो बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन एक्वायर कर लेना चाहिए उसे, बाद में नहीं। अब ऐसे ही सेक्शन 9(2) जो है वो ये बताता है कि प्रोहिबिटेड मार्क्स कौन से हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया जो है, जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, वो है स्कैंडलस यूज या ऑब्सीन मैटर्स। कोई भी ऐसा वर्ड है जो कि ऑब्सीन वर्ड है, स्कैंडलस है, तो उसे आप नहीं करवा सकते ट्रेडमार्क, वो आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। ऐसी कोई लोगो हो या पिक्चर हो, वो भी नहीं मिलेगा। तो कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या कहते हैं, बहुत ही ऑब्सीन वर्ड्स होते हैं, तो वो वर्ड नहीं मिलेंगे। जैसे कि एक केस रिसेंटली आया था, मिंत्रा का लोगो। तो एक पर्सन थे जिन्होंने ये आपत्ति जताई आर्टिकल लिख के कि ये जो मिंत्रा का जो लोगो है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, वो उसकी तरह रिप्रेजेंटेशन आ रहा है इसका। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जो ट्रेडमार्क इसको पहले मिल चुका था, तो फिर बाद में उन्होंने आपत्ति जताई ऐसा, तो कि ये इस तरीके का है। तो ये केस तो ऑफिशियली नहीं गया, पर मिंत्रा ने अपना लोगो ही चेंज कर लिया, कि जिससे कि वो जो किसी भी एंगल से अगर वो देखने में ऐसा आ रहा है तो वैसा देखने में ना आए। तो ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं जो कि ऑप्शन हो। अब वैसे एक 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 क्राइटेरिया है कि जो ट्रेडमार्क जो है कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। कंफ्यूजन क्रिएट ना करे मतलब कि डिसीव जो होता है, ऐसा उसकी नेचर की वजह से हो सकता है, वो ज्योग्राफिकल ओरिजिन की वजह से हो सकता है, ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हो सकता है, कि वो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। जैसे कि अगर मैंने किसी भी चीज पे लिख दिया मेड इन आसाम, और वो आसाम में बनती ही नहीं है, तो लोग कंफ्यूज होंगे कि शायद ये आसाम से बन के आई है और इसलिए वो खरीदने की कोशिश करें। ऐसी कोई भी चीज जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करे, वो आप यूज नहीं कर सकते उसमें। वैसे ऐसे वर्ड जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ट्रेडमार्क था जो कि एक्सेप्ट कर लिया था डिपार्टमेंट ने, उसका नाम था चुतिया राम। तो ये जो बहुत ही ऑफेंसिव है, क्योंकि राम लोगों के क्या कहते हैं, गॉड हैं। तो ऐसी गॉडली फिगर की तरफ अगर आप ऐसा गंदा वर्ड यूज करेंगे साथ में, तो वो क्या है, तो बहुत ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, इसलिए इसको अलाउ नहीं किया गया, इसलिए इसको वापस ले लिया गया। तो आपको भी ऐसे वर्ड्स जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, उनको अवॉइड करना है, उनको नहीं करना है, क्योंकि वो रिफ्यूज हो सकते हैं या फिर अपोजिशन में भी उन्हें चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं कि आप पर्टिकुलर सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स के लिए ऐसे रिलीजियस जो वर्ड्स हैं उनको यूज करें। जैसे अल्कोहल के साथ में अगर आप यूज करेंगे, तो लोग आपत्ति जता सकते हैं, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। तो या तो उसे रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन में ही हाईलाइट कर देगा, अगर उसको नहीं पता है, उसके दिमाग में नहीं है, तो अपोजिशन के टाइम पे वो हो सकता है, उनको अपोजिशन हो सकता है और वो आपको रिफ्यूज हो सकता है आपकी एप्लीकेशन। वैसे कुछ मार्क्स जो कि प्रोहिबिटेड बाई लॉ है, अलग लॉ बने हुए जिनमें क्या कहते हैं, बताया गया है कि ये नाम नहीं लिए जा सकते। जैसे कि एम्बलम एक्ट है, जिसमें कि जो इंडियन एम्बलम है वो, और भी वर्ड जो हैं ऐसे, जिनको मना किया गया है कि ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता है। तो ऐसी अशोक स्तंभ है जो कि लायंस कैपिटल है, वो भी आपको ट्रेडमार्क नहीं ले सकते आप। वैसी फ्लैग है, इंडिया का जो फ्लैग है, आप उसको नहीं ले सकते, या बाकी किसी और कंट्री का फ्लैग है वो भी नहीं ले सकते इस तरीके से, क्योंकि वो ऑफिशियली अलाउड नहीं है, उनको मना किया गया, प्रोहिबिटेड किया गया है। अब ऐसे ही जो सबसेक्शन 3 है वो ये बताता है कि कौन से शेप ऑफ गुड्स हैं जिनको नहीं लिया जा सकता। तो तीन, इन्होंने तीन ग्राउंड बताए हैं। एक है कि नेचर ऑफ गुड्स, एक है टेक्निकल रिजल्ट, और एक है सब्सटेंशियल वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो कोई भी ट्रेडमार्क ऐसा है जो कि वो वैसा इसलिए है क्योंकि नेचर ऑफ गुड्स होता है उसका, नेचर जो गुड्स का जो नेचर जिसके लिए वो बेचे जाने वाला है या जिस पे वो यूज होने वाला है, वो नेचुरली वैसा होता है। जैसे कि मैंगो है, मान लीजिए अगर आप मैंगो बेचने वाले हो और आप उसकी पैकिंग पे ये चीज यूज कर रहे हो, मैंगो, तो वो अलाउ नहीं होगा, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो इसेंशियली ही उसका शेप वैसा है, तो आप वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए। तो मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, कोई फ्रूट हो गया, उसका वैसा शेप है, वो नेचुरली वैसा है। तो जो नेचुरली ही वैसा होता है, उस शेप को आप नहीं ले सकते। अब वैसे ही अगर कोई भी शेप ऐसा है कि जो कि कोई टेक्निकल रिजल्ट देता है, तो आप उसको आपको अलाउ नहीं किया जाता। जैसे इसका बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल है, फिलिप्स का 3 हेड शेवर आता था, आप मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पहले ही काफी चलता था ये, 3 हेड शेवर था। तो इनको रजिस्ट्रेशन मिल गया था, फिर इसको अपोज किया गया।
तो अपोजिशन के जो ग्राउंड थे वो यही थे कि ये जो शेप है ये टेक्निकल इफेक्ट देता है, इफिशियंसी को बढ़ाता है, ईज को बढ़ाता है, बेटर रिजल्ट देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नहीं मिलना चाहिए। और कोर्ट का डिसीजन ये आया कि हाँ भाई ये टेक्निकल रिजल्ट देता है इसलिए इसको नहीं मिल सकता। क्योंकि जो टेक्निकल रिजल्ट वाली चीजें हम अभी आगे देखेंगे वो पेटेंट्स में आती हैं, उनके लिए पेटेंट्स मिलता है, तो आप पेटेंट लीजिए, आप ये नहीं ले सकते। अब वैसे ही एक है कि कोई भी जो गुड्स है जो कि सब्सटेंशियल वैल्यू दे रहा है उसको, कोई एस्थेटिक वैल्यू दे रहा है उसको, वो शेप की वजह से उसमें कोई स्पेशलिटी आ रही है, तो वो जो है आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता है। तो ज़्यादातर सब्सटेंशियल वैल्यू जो होती है एस्थेटिक वैल्यू के रूप में ही देखी जाती है, और भी हो सकती हैं। तो एस्थेटिक वैल्यू के लिए डिजाइन एक्ट है, तो आप डिजाइन एक्ट में लीजिए, जो कि कम पीरियड के लिए होता है, इसलिए आपको ट्रेडमार्क के रूप में एस्थेटिक वैल्यू जो भी ऐड करेगा वो नहीं मिलेगा। तो पर्टिकुलरली जैसे कि बहुत सारी शेप्स होती हैं जो कि एक एस्थेटिक वैल्यू, जैसे आपने अल्कोहल की बॉटल्स देखी होंगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं, या परफ्यूम की बॉटल बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, जो भी सुंदर लगेगी बहुत ज़्यादा, ऐसे जो कि एस्थेटिक वैल्यू क्रिएट करेगी उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए वैल्यूबल होगी, तो वो क्या कहते हैं आपको मिलना मुश्किल होगा, या बाद में अपोज भी हो सकता है। पर आप जैसे देखेंगे कि गुड्स के रूप में जैसे कोको कोला की बॉटल होती है, तो उसका अपना एक शेप होता है, तो कुछ जो शेप्स होते हैं वो ऐसे ना मिल पाए, पर हो सकता है कि आप एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस आ जाए, जैसे इनहेरेंट तो नहीं है उनके अंदर, पर एक्वायर्ड आ सकती है, पर इसका कोई परमानेंट मतलब कि ये भी नहीं कि आ भी जाए। तो उस रूप में जैसे कोको कोला की जो बॉटल है कोक की, वो केसेस हुए तो कई जगह उसको नहीं मिला, पर कई जगह उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ ये जो है उसके अंदर डिस्टिंक्टिवनेस है, कि जब भी कोई देखता है तो इसको यही सोचता है कि ये एक इन्हीं की बॉटल है, कोको कोला की बॉटल है, इसलिए उसको दे दिया। और उसमें क्या है, कोई एस्थेटिक वैल्यू नहीं थी, ये माना गया इसमें कोई एस्थेटिक वैल्यू नहीं है और इसलिए उनको दे दिया गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई शोप है, ठीक है, और उसका सोप जो है वो हड्डी जो होती है कुत्ते को जो खिला, पहले कार्टून में दिखाते थे ऐसे करके, तो ऐसा अगर आप कोई साबुन का शेप जो है अगर आप लेना चाहो तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल रिजल्ट है, यहाँ से पकड़ के साबुन को लगाने में आसानी होती है और साबुन स्लिप नहीं करेगा। तो ऐसे में इस तरह के प्रोडक्ट्स भी बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल रिजल्ट आपको नहीं मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता ही दिया कि जो एस्थेटिक जो डिजाइन एक्ट है, ऐसे एस्थेटिक चीजें आती हैं तो उसके अंदर वो कवर हो जाता है, इसलिए वो मिलता नहीं है। आपको जो डिजाइन एक्ट के अंदर लेना पड़ेगा उसी डेकोरेटिव वैल्यू की वजह से। ऐसी टेक्निकल इफेक्ट की वजह से शेप ऑफ शोप है, अगर आप ले सकते हो तो आपको पेटेंट एक्ट के अंदर लेना पड़ेगा, उसमें भी नहीं मिल रहा तो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि किसी को भी फिर परमिटिव है कि वो उसे यूज कर सके। हाँ गाइस, इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है कि जब इसे एग्जामिन करता है एप्लीकेशन को शेप ऑफ गुड्स के बेसिस पे, तो कभी भी वो एक चीज नहीं कर सकता कि नेचर ऑफ गुड्स के वजह से, इस जो क्राइटेरिया की वजह से उसको एग्जामिनेशन में उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट करे। ये ग्राउंड केवल और केवल अपोजिशन के टाइम पे ही यूज हो सकता है, और खास करके प्रपोज टू बी यूज के अगर बेसिस पे है तो, या फिर पहले से भी यूज कर रखा है तो, दोनों ही केस में वो इस ग्राउंड को मतलब कि साइड नहीं कर सकता एज ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्यूजल। ये केवल केवल अपोजिशन के समय पे क्या कहते हैं थर्ड पार्टी जो है उसको यूज कर सकती है। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही सही। अब अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे। टिल देन बाय।